हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 12th क्लास का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर कराएंगे बायोलॉजी का। जैसा कि आप जानते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड की हमने एक सीरीज चला रखी है। उनमें हम लगभग 10 सैंपल पेपर तैयार कर रखे हैं। अगर आप वो 10 सैंपल पेपर कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है। हम गारंटी लेते 100 आउट ऑफ 100। कोई 80%, 90%, 99% ये गारंटी लेता होगा। हम 100 आउट ऑफ 100 ये गारंटी लेते हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर रहने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई हो या एचबीएसई हो। तो चलिए, इसीलिए में हम अगला सैंपल पेपर आज वाला अपना स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सेक्शन दिया है पहले। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं? आपको पता होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ना, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करके जो प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो वो बताना बेटा, प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है उसको हम किस में डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट बतानी है। उसको हम ग्राम में डिनोट करा कर, ग्राम के अंदर मेजर करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में, पर मीटर स्क्वायर एरिया। और एक साल का हम उसको मेजर करते हैं पर ईयर। तो ये हमारी यूनिट रहने वाली है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो हमारा आंसर इसका रहने वाला है बी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है, नेट प्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी लॉस क्या होता है। ग्रोस प्रोडक्शन बेटा वो है जो प्राइमरी प्रोडक्शन में पूरे साल में प्रोड्यूस किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म पे। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो एक टाइम पर एक एरिया में कितना प्रोडक्शन करते हैं, वो ग्रोस प्रोडक्शन है। उसका कितना वो खुद यूज करते हैं, वो रेस्पिरेटरी लॉस है। और जो बच गया वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी उसमें हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल। ओरल पिल का कंपोनेंट बताना है। आपने ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में। इसमें ओरल पिल नहीं पूछा है, कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल पूछ रखा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओरल पिल का कंपोनेंट पूछ लिया, किसी में पूछ लेगा ओरल पिल कौन सी है। तो ये ध्यान रखना आपने। आप यहाँ पर जब ऑप्शन देखोगे, एंटीबायोटिक है, ऑक्जीटोक्सिन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्ट्रोन, तो आपको लगेगा बेटा ये तीनों हार्मोन है, ये भी हार्मोन, ये भी हार्मोन, ये भी हार्मोन। ये क्या हमारी ओरल पिल होगी, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन पूछ रखा है कंटेंट क्या है, कंपोनेंट किस चीज से बनती है, ओरल पिल कौन सी है जो इनमें से किसी एक चीज से बनने वाली ओरल पिल है। और ओरल पिल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज की जाती है, जिसमें प्रोजेस्ट्रोन बढ़ाना होता है, प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है। तो प्रोजेस्ट्रोन क्या रहने वाला हमारा इसमें कंपोनेंट है ओरल पिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमारा है, जस्ट ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर। जैसे गर्मियों के दिनों में दिल्ली से शिमला घूमने के लिए जाते हैं ना, वैसे ही कुछ बर्ड्स है बेटा जो पोलर रीजन से एस्केप करके आते हैं। जो हमारी अर्थ है ना, इसका जो इक्वेटर का ये रीजन है, ये हॉट रीजन होता है। यहाँ का जो रीजन होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म रहता है पूरे साल। इससे ऊपर जाते हैं हम, थोड़ा सा टेम्परेट जोन आता है, मॉडरेट। और लास्ट में जो हमारी अर्थ का है, यहाँ पर मिलते हैं ग्लेशियर। तो जब सर्दियों के टाइम पर ग्लेशियर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है ना, तो उस टाइम पर कुछ बर्ड्स फ्लाई करके हमारे क्या करती हैं, इस रीजन में आना स्टार्ट हो जाते हैं जहां पर कम टेम्परेचर होता है। तो यही पूछ रखा है, कुछ बर्ड्स माइग्रेट होते हैं जो साइबेरिया, एक जगह का नाम है, एक देश है बेटा यहाँ पर साइबेरिया, नॉर्थ पोल के आसपास है। तो एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्थन रीजन से मूव होकर कहा जाते हैं। वो ऑप्शन में दे रखी है आपकी, केओलाडो नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट और मेघालय। इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, केओलाडो नेशनल पार्क। ये भी पूछ सकता है ये है कहाँ, ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, ये ना पूछकर इसका दूसरा नाम दे देगा, इसको भरतपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। भरतपुर नेशनल पार्क भी इसी का नाम है।
तो दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको, भरतपुर या फिर क्योलाडो नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एमनियोसेंटेसिस इज विड्रॉल एमनियोसेंट, एक मिनट बेटा इसको इरेज कर देते हैं। एमनियोसेंटेसिस इज द विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन, एमनियोटिक फ्लूइड से जो है ना एमनियोसेंटेसिस की जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जब जो बेबी होता है वो फीटस स्टेज में होता है ना, मदर वोम्ब के अंदर पाया जाता है, तो जो मदर वोम्ब के अंदर बच्चा होता है ना बेटा, उसके चारों तरफ एक सेक्स स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर क्या होता है, फीटस होता है, यहाँ पर ऐसे फीटस होता है, और यहाँ पर इसमें भरा होता है एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स वगैरह चेक किए जाते हैं, साथ में फिर क्या है, इससे सेक्स ऑफ बेबी भी पता लगाया जा सकता है। तो इसने पूछा वो फ्लूइड कब निकाला जाता है, एमनियोसेंटेसिस विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन, किस में से निकाला जाता है, मेनोपोज। मेनोपोज में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता बेटा, ये प्रेगनेंसी में फीटस का है, जब फीटस डेवलप हो रहा है उस टाइम का, ये एम्ब्रोनिकल डेवलपमेंट के टाइम का। एम्ब्रोनिकल डेवलपमेंट मेनोपॉज दोनों अलग अलग चीजें। मेनोपॉज क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, फीमेल्स के अंदर क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसके जो स्टार्ट होती है ना, सबसे पहली मेंस्ट्रुएशन, उसको हम बोलते हैं मिनार्च, और जब वो खत्म हो जाती है एट द एज ऑफ 45 टू 50, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये तो हमारा रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी को ही पार्चुरेशन बोलते हैं, तो ये भी हमारा नहीं रहने वाला है। कंप्लीट डेवलप्ड फीटस जो है उसकी डिलीवरी। गेस्टेशन, गेस्टेशन हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट हमारा लैक्टेशन, लैक्टेशन है दूध पिलाना, उनको न्यूट्रिशन देना न्यूली बोर्न बेबी को। गेस्टेशन क्या है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होती है, तो इसी टाइम पीरियड के बीच में क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर चेक कर लिया जाता है डिजीज वगैरह। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसके अंदर हमारा रहने वाला बेटा जी, स्टीरोइड आर यूज्ड इन। क्वेश्चन पूछा है स्टीरोइड किस में यूज किए जाते हैं, स्टीरोइड्स का यूज पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। स्टीरोइड्स आर यूज इन ऑल ऑफ दीज रहेगा, या फिर बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल में क्या कुछ स्टीरोइड हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, ये क्या है, कुछ स्टीरोइड हार्मोन है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बात भी ठीक है। मैक्सिमम हार्मोन्स किससे, स्टीरोइड से बने होते हैं। अब स्टीरोइड से बने हुए हार्मोन्स का इम्बैलेंस अगर है तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या है, हम यूज करते हैं स्टीरोइड्स का। ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यूनि डिसऑर्डर्स के लिए भी, डिजीज के लिए भी क्या किया जाता है, जो हमारा स्टीरोइड उसका यूज किया जाता है। जैसे एडीए है, एडिनोसिन डाई एमिनेज, इस तरह की जो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स है ना, सॉरी, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इन तरह की डिजीज में क्या किया जाता है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए स्टीरोइड्स का यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा रहने वाला है ऑल ऑफ द अबो या फिर ऑल ऑफ दीज, इसके अंदर हमारा रहने वाला। सॉरी बेटा जी। नेक्स्ट हमारा इसमें है फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड। प्राइमरी जो रिमूवल होते हैं ना, उसको फिजिकल रिमूवल बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट को। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या, सीवेज से फिल्टर किया जाता है, उससे सॉलिड वेस्ट, फ्लोटेड वेस्ट, डस्ट पार्टिकल्स, स्टोन्स, मिट्टी, सॉइल, डस्ट, ये सारी चीजें रिमूव की जाती हैं। तो इसमें जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स है ना, फिजिकली रिमूव करेंगे। तो दो तरह से जो हमारा ये होता है प्योरिफिकेशन का सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या है, प्राइमरी के अंदर फिजिकल रिमूवल होता है, जितना भी फिजिकल वेस्ट है, जैसे कोई चीज तैर रही है, कोई चीज उसके अंदर डूबी हुई है, मिट्टी है, पत्थर है, प्लास्टिक की बोतल है, पॉलीथीन है, ये सारी चीजें रिमूव की जाती हैं। तो फिजिकल रिमूवल क्या है हमारा, प्राइमरी ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसके अंदर हमारा आंसर रहने वाला है। अगर पूछे बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल किस में आ जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप phenotypic ratio in monohybrid cross remains same in case। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही रेशो जो है ना सेम किस केस में रहते हैं। देखो बेटा कई सारे केसेस होते हैं, जैसे इसमें कुछ केसेस ये है कि इसमें फिनोटाइप जो है ना रेशो ज्यादा होता है, जीनोटाइपिकल रेशो जो इसमें कम होता है। जैसे जीनो अगर हम बात करें ऐसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की, तो इनसे जो F1 जनरेशन मिलती है ना, F1 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिलते हैं, सभी टॉल प्लांट मिलते हैं, सारे के सारे क्या है, टाल प्लांट है, इसके अंदर टाल प्लांट मिलेंगे 100%। नेक्स्ट अगर इसकी F2 जनरेशन हम करवाते हैं, तो F2 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिलते हैं, अगर हम कैपिटल और स्मॉल इस तरह से इनकी सेल पोलिनेशन करवाते हैं, तो हमें 3 तरह का जीनोटाइपिकल रेशो मिलता है। इसमें हमें क्या मिलेंगे, 1:2:1 इस तरह से। फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो 3:1 है, क्योंकि 3 के अंदर क्या है, टॉल प्लांट है 75%, एक डोमिनेंट है। तो इस तरह की रेशो की बात ये नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है कि किस तरह की जो कंडीशन है जिसमें जो जीनोटाइप है ना फिनोटाइप सेम होगा। अब इसमें तो दोनों में अलग अलग है, 1:2:1 है और 1:3:1 इसके अंदर है फिनोटाइप और जीनोटाइप। इसने पूछा कौन सी कंडीशन में दोनों सेम रहते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव में नहीं हो सकता, अभी देख कर आए हम। सीडो एलिलनेस जीन में इसमें भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो एलील है ना वो कुछ अलग अलग शो करते हैं। इंटर इंटरमीडिएटेड इनहेरिटेंस ये हमारा आंसर रहने वाला, इसी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में सेक्स लिंकिंग ये भी नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिले ना तो वो उसी को टिक करके आना बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या फिर इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्चर दिखा रखी है, आपने ही पूछ रखा किस चीज का एग्जाम्पल है। एक तरफ तो आपको दे रखा वोल्फ, एक तरफ है टस्मान और टस्मेनियन वोल्फ। अब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बेटा, दो अलग अलग स्पीसीज हैं ये। एक कहां किससे बिलोंग करती है, ये जो बिलोंग करती है मार्सुपियल है, मार्सुपियल है। और जो वोल्फ आप देख पा रहे हैं ये क्या प्लेसेंटल मैमल है, ये प्लेसेंटल मैमल है, एक मार्सुपियल है एक प्लेसेंटल मैमल है। दो अलग अलग स्पीसीज और बिल्कुल एक तरीके से रिजम्बल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल सेम मेल खा रहे हैं। तो इस तरह की इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं। देखो इवोल्यूशन दो तरह का हमने पढ़ा था, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। एक स्पीसीज कई अलग अलग तरह की स्पीसीज बना लेती है तो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, और कई अलग अलग तरह की स्पीसीज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं तो वो क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या रहने वाला, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल। पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, ये एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन्स की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो ये क्या रहेगा हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसमें रहने वाला है, कि दोनों क्या है एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड फंजाई इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज आर जनरली। बैक्टीरिया और फंजाई क्या डिकम्पोजर का काम करते हैं, ये डी हमारा आंसर रहने वाला है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, अर्ब्स, जो अर्ब्स पेड़ पौधे को खाते हैं, हर्ब्स इसके अंदर, सॉरी ओहो हर्ब्स नहीं, अर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर प्लांट्स, डिकम्पोजर कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट है एक पेडिग्री एनालिसिस का सिंबल दिया गया बेटा जी, ये सिंबल दे रखा है और बताना है एक कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने अपनी वन शॉट जब क्लास इस चैप्टर की ली थी तब हमने डिसऑर्डर्स में पढ़ा था, ये वाला जो है ना ये किसके लिए होता है, मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, और ये किसके लिए होता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए। और अगर ये एम्प्टी है ना ऐसे तो ये क्या है, क्योर प्योर है, मतलब इनके अंदर कोई डिजीज नहीं है, अनअफेक्टेड है। अगर इनको ऐसे भर रखा है फिल कर रखा है जैसे इसके अंदर फिल है तो ये क्या है, अफेक्टेड है, इनके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर है। तो ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए तो सिर्फ अकेला ये मिलता में ये वाला, और ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये ठीक है हमारा आंसर।
अफेक्टेड के लिए है ये, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, ये तीनों खाली मिलेंगी। और मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, उसमें क्या मिलेगा, मेल और जो फीमेल है ये है मीटिंग, और अगर बीच में दो ब्रिज है तो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल इन प्लांट, प्लांट में जो फॉस्फोरस उसका एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, राइजोबियम, ग्लोमस, फ्रेंकिया और एनाबिना। फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया बेटा जो डिकम्पोजर का काम करता है, राइजोबियम और एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच गया हमारा ग्लोमस, ये क्या करेगा, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, ग्लोमस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस का एक डायग्राम दे रखा है बेटा, एक डायग्राम दे रखा है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस फ्रेगमेंट आर मूव फ्रॉम। अब देखो हमने पढ़ा था जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस थी उसमें पढ़ा था एगारोज जेल का एक बेड लेना होता है, ये क्या है, एक एगारोज जेल का है। यहाँ पर क्या है, ये वेल है, इनके अंदर वेल कुए है, इनके अंदर हमने क्या डाला है, अपने डीएनए के फ्रेगमेंट डाले हैं। इस तरफ कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस तरफ कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। छोटे फ्रेगमेंट आगे मिलेंगे और बड़े पीछे की तरफ मिलेंगे, यही चीज हमने पढ़ी थी। तो पूछ रखा है इस फ्रेगमेंट जो नहीं मूव हुए हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है, एनोड से कैथोड होते हैं, नहीं बेटा गलत है। एनोड किस तरफ है हमारा, इस तरफ एनोड है ना, पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ क्या है हमारा, कैथोड है। सेकेंड है कैथोड टू एनोड, एनोड ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी ठीक है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो गया है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड हमारा आंसर रहने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इसमें ठीक रहेगा, कैथोड से एनोड की तरफ ये मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन, आ गए हैं बेटा जी। असर्शन रीजन में दे रखा है, असर्शन रीजन को आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। असर्शन रीजन के चार ऑप्शन होते हैं, उनको पहले से ही आपने दिमाग में बैठा लेना है। ऑप्शन ए होता है असर्शन रीजन, दोनों ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन बी में होता है दोनों ही ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होता है उसमें होता है असर्शन तो ठीक है पर रीजन गलत है, और ऑप्शन डी में असर्शन गलत है लेकिन रीजन ठीक है। तो ये चार ऑप्शन होते हैं हमारे। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स इन रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ठीक है ये बात बिल्कुल, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस किस चीज से डिनोट की जाती है, कौन कौन से एस्पेक्ट उसमें वेल होने चाहिए, फिजिकली, सोशली और साथ में मेंटली और बिहेवियरली, ये चारों फैक्टर क्या है, वेल होने चाहिए। तो ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसी में नेक्स्ट असर्शन दे रखा है इसका, ओ सॉरी, रीजन इसका गिवन है, रीजन दे रखा है बेटा, ए सोसाइटी विद द पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें सोशल वेलनेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन रहने वाला है बी, कि दोनों ही ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। नेक्स्ट है, प्राइमरी एफिलेंट इज पासिस इनटू large aeration tank where it is constantly agitated mechanically and the air is pumped into it। ठीक है ये बात, कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है ना, प्राइमरी जो वेस्ट होता है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, उसको पास करने के बाद उसके अंदर क्या की जाती है, एयर पंप की जाती है, एरिएशन किया जाता है, एरिएशन टैंक में भेजा जाता है। एरिएशन टैंक में भेजने के बाद क्या होगा, वहां पर एयर की हेल्प से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगी और जो फिर ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। रीजन इसका है, दिस अलो वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लोस्क। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एरोबिक जो फ्लोस्क है उनको ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, और ये इस असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी है कि नेक्स्ट के अंदर पास करके एयर क्यों छोड़ी जाती है, ताकि ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स हो सके, जिसकी वजह से फिर क्या होगा बेटा, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डिग्रेड करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है ए, दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है इसकी असर्शन की
रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है इसके अंदर, vertical distribution in different species occupying different level in the ecosystem is called stratification। vertical distribution of different species, अलग अलग स्पीसीज का, जैसे फॉरेस्ट होते हैं ना, फॉरेस्ट में क्या है, अलग अलग वर्टिकल सेक्शन पर अगर देखा हम तो प्लांट जो है ना तीन पार्ट में बांटे जाते हैं। जैसे ट्री क्या बहुत बड़े हैं, सर्ब्स क्या है उनसे थोड़े छोटे होते हैं, लगभग एवरेज हमारी हाइट के आसपास के, थोड़े से छोटे या बड़े। सर्ब्स क्या होते हैं, सॉरी सर्व होते हैं। हर्ब्स क्या है, ग्रास वगैरह आ गई, वो बिल्कुल छोटे होते हैं। अगर हम देखा फॉरेस्ट को तीन पार्ट में बांट के देखा है तो जो ट्री है ना वो काफी बड़े हैं, नो बढ़ा दो मैंने, ट्री है, फिर उसके बाद क्या है, सर्ब मिलेंगे, सर्ब्स, उसके बाद बिल्कुल छोटी ग्रास वगैरह हार्ब्स मिलेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन पर अगर बांटा है तो तीन लेवल बनते हैं इनकी। तो यही बात इसने कह रखी है, वर्टिकल सेक्शन जो है ना अलग अलग लेवल पर, उसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल सेक्शन में जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किनको, एक हमारे इकोसिस्टम में प्लांट्स हैं उनको, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब नीचे दे क्या है रीजन में, ट्री ऑक्यूपाई, ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्टेटा, ठीक है। ट्री क्या है, बड़े होते हैं ना साइज में, तो ट्री लार्ज है, उनको हमने क्या कर दिया, टॉप वर्टिकल स्टेटा पर रख दिया फॉरेस्ट में। हर्ब और ग्रासिस ये सेकंड में, ये गलत हो गया बेटा, हर्ब और ग्रासिस थर्ड पे होते हैं। सर्ब ऑक्यूपाई बॉटम, ये गलत है। बॉटम पर किसको रखना, हमने अर्ब को रखना है, तो ये बात तो गलत हो गई, रीजन गलत हो गया हमारा, असर्शन ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है ठीक है, असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन इसके अंदर गलत दे दिया। रीजन में अगर ये यहाँ पर होता ना, हर्ब की जगह पर क्या होता, सर्व होता, और बॉटम पर क्या अर्ब होती, तो हमारा ए आंसर रहने वाला था इसका। तो ध्यान रखना है इस चीज का भी आपने। नेक्स्ट दे रखा है, असर्शन है होमो सेपियंस हैव इवॉल्वड फ्रॉम चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर। चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर, देखो चिंपैंजी से डेवलप नहीं हुए हैं, जो एंसेस्टर थे हमारे, जो एंसेस्टर्स में है, अगर हम बात करें ड्रायोपिथेकस की, तो ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस और शिवापिथेकस दो स्पीशीज बनी थी। शिवापिथेकस से आगे जाकर चिंपैंजी बनी है और रामापिथेकस से आगे जाकर ह्यूमंस बनी है। तो ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं और दोनों के एंसेस्टर सेम है। तो चिंपैंजी लाइक ऑर्गेनिज्म, कुछ हद तक ये बात ठीक है। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन द टू इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी में जो है ना दो स्पीशीज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। साइटोक्रोम प्रोटीन की वो सीक्वेंस है बेटा जिसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेक करी जाती है, उसमें डिफरेंसेस नहीं पाए जाते हैं, एंसेस्टर से मैच करा जाता है। लेकिन ये बात गलत है, इसने कहा है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस होता है। होमोसेपियंस में अगर हम देखें चिंपैंजी के साथ हमारे जो साइटोक्रोम सी है वो बिल्कुल रिजेंबल करता, मैच खाता है, लेकिन हॉर्स के साथ जब हमने मैच किया तो उसमें रिजेंबल नहीं होता, ये उसमें मैच नहीं खाता। तो ये स्लाइटली डिफरेंस पाया जाता है इनके बीच में। तो एंसेस्टर्स को चेक करने के लिए कि हम किन से डेवलप हुए हैं, साइटोक्रोम सी प्रोटीन का यूज किया जाता है। तो इसमें रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है 17 क्वेश्चन है, when a foreigner DNA is introduced into an organism, how it is maintained in the host and how it is transferred to the progeny of an organism। फॉरनर जो डीएनए ना उसको इंट्रोड्यूस करवाना किसके अंदर, होस्ट के अंदर, और कैसे इसको ट्रांसफर करना है इसकी प्रोजेनी को ऑर्गेनिज्म में, ये बातें बतानी है। बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए जो है ना उसको होस्ट सेल में कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इस पर एक दो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिना वेक्टर के कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, वेक्टर की हेल्प से कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, होस्ट को कंपिटेंट कैसे बनाया जाएगा, होस्ट के जिस डीएनए में हमने रिक्वायर्ड जीन डालना है उसको कंपिटेंट कैसे बनाएंगे कि उसमें डीएनए ऐड हो उसका नया, उसके अंदर डीएनए को ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि डीएनए के ऊपर चार्ज होता है माइनस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे भेजा जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है फॉरनर डीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो फॉरनर डीएनए है ना हमारा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है,
जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है उसको हमने वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करना है बेटा जी, वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। वेक्टर के अंदर फिर ग्रोथ होती है, इसकी प्रोजेनी बढ़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या है, इकोलाई को एक वेक्टर के रूप में यूज किया, इकोलाई में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब इकोलाई की ग्रोथ होगी। अब जैसे ही इकोलाई अपनी मल्टीपल ग्रोथ करेगी, उसकी मल्टीपल ग्रोथ होने की वजह से जितनी भी उसकी प्रोजेनी मिलेंगे ना बेटा, नेक्स्ट ये जितनी भी इसकी प्रोजेनी मिली है, इन सभी प्रोजेनी में क्या मिलेगा, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था वो, और इसकी हेल्प से फिर क्या करेंगे, इसको हमने इसकी प्रोजेनी बना के होस्ट सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना है। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करते हैं एंडोप्लाज्मिक जो सॉरी एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जो होती हैं उनकी हेल्प से क्या करेंगे हम, जहां से हमारा जीन काटा हमने, उसी एंडोन्यूक्लियस को हम वेक्टर के अंदर डालेंगे। वेक्टर के अंदर भी क्या करेगा, वो उस जीन को काट देगा और हमारी जीन को ऐड करेगा। फिर क्या, उस वेक्टर की प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाएंगे, उसकी ग्रोथ करवाएंगे। उसके बाद फिर क्या, उसको हमने होस्ट सेल के अंदर डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज शो बिलो, नेम द प्रोसेस ए एंड बी। अब इसके अंदर सेंट्रल डोगमा दी गई बेटा जी, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसने दी थी, क्रिक। क्रिक जो था इसने सेंट्रल डोगमा दी थी। इसके साथ में वॉटसन भी आता है, वॉटसन। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था, डीएनए का डबल एलिक्स मॉडल, डबल एलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने। क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दी। सेंट्रल डोगमा क्या, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। इतने जो क्वेश्चन हम इस पर कराने वाले ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा बेटा, सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, सब कुछ यही मिलेगा। तो इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है, इसमें बताना है ए ये कौन सी प्रोसेस है, बी ये कौन सी है। हमने पता है डीएनए से, डीएनए जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन बनेंगे तब उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। इसने डीएनए से आरएनए को पूछा है, ट्रांसक्रिप्शन ए का आंसर आ जाएगा। आरएनए से प्रोटीन की पूछा तो ट्रांसलेशन बी का आ जाएगा। अगर वो यही यहाँ पर सी भी लिख देता, ये भी बताओ ये क्या है, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो क्या आंसर रहता हमारा, रेप्लिकेशन। तो ये इसमें हमारा आंसर रहने वाली है, सेंट्रल डोगमा है। साथ में जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना, वो भी साथ के साथ एक्सप्लेन कराते हुए चलेंगे बेटा, कि ये भी पूछा जा सकता है। 19th में क्या दिया है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है एप्पल का, उसमें ए बी सी पार्ट पूछ रखे हैं, कौन से पार्ट का नाम क्या होगा। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है, यहाँ पर एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिया है इस तरह से एप्पल का, और इसमें ए बी सी नाम दे रखे हैं। ये क्या है, ये बाहर वाला ये वाला हिस्सा, ये क्या है, एप्पल का जो सीड जो फ्रूट होता है ना, वो थैलमस से बनता है बेटा, और ये क्या है बाहर, ये फ्रूट है। तो ये ए में क्या हो जाएगा हमारा, थैलमस। तो थैलमस है। बी के अंदर जो दिखाया गया है, बी कहां पर दिखाया गया है, बी दिखाया गया है ये जो सीड है ना, इस सीड की यहाँ पर जो एक कोटिंग है, इसको बी में दिखा रखा है। तो बी के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, इस सीड की इंटरनल कोटिंग को क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। एंडोकार्प। सी के अंदर फिर इससे बार बार दिखा रखी है, पेरिकार्प हो गई। पेरिकार्प, एंडोकार्प और थैलमस। बी क्वेश्चन इसी के अंदर दिया है, व्हाट इज एन व्हाई इज एन एप्पल कैटेगराइज्ड एज ए फॉल्स फ्रूट। यही क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, थैलमस से प्रोड्यूस होता है। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, ओवरी को छोड़कर फ्लावर के किसी भी दूसरे पार्ट से अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट है। ओवरी कहां पर है, जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट के थैलमस पर रखी होती है ऐसे ओवरी। अब इसके अंदर होता है ओवम।
अब इस ओवम से तो बनता सीड और यहाँ से बनता फ्रूट। अगर इस ओवरी को छोड़कर किसी भी दूसरे पार्ट से अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एप्पल किससे डेवलप होता है? थैलमस से डेवलप होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक डायग्राम दे रखा है, लेबल करना आपने ए को और बी को। ए क्या है और बी क्या है? नेम एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट, नाम और फंक्शन दोनों बताने हैं बेटा। ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ना, इम्प्लांटेशन से पहले वाली स्ट्रक्चर दे रखी है। एक तो ये बाहर की तरफ लेयर है और एक यहाँ पर ये बीच में मास पड़ा हुआ सेल का। इम्प्लांटेशन से पहले जो जायगोट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लास्टोमर के अंदर। ब्लास्टोमर से फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लास्टोमर के बाद फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बनता लास्ट में जाकर। ब्लास्टोमर के बाद ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रखी है यहाँ पर, ये ब्लास्टोसिस्ट हमारा। ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट की जो ये बाहर वाली लेयर है, जो सर्कुलर लेयर बनाई है, इसके अंदर यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड भरेगा। अब इसने क्या रखा है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? ये ट्रोपोब्लास्ट है बेटा जी। तो ए क्या हमारा? ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट, ये पूरा का पूरा क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ ये इनर सेल मास है। फंक्शन अगर पूछे इनर सेल मास से क्या प्रोड्यूस होगा? फिटस। फीटस इसी से डेवलप होता है। अगर पूछे ट्रोपोब्लास्ट से क्या हुआ? ट्रोपोब्लास्ट जो है एंडोमेट्रियम, यूट्रस की इंटरनल वॉल, उसके अंदर जाकर ये इम्प्लांट होती है। इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन देती है, प्लेसेंटा बनाती है ये। प्लेसेंटा इसी से बनती है और इससे फिर क्या हमारा फीटस डेवलप होगा। तो ये इनके फंक्शन रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो राइट द वेरियस मेजर स्टेप ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के मेजर स्टेप बताने हैं बेटा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ा था शायद हमने इसको भी, कि फर्मेंटेशन क्या होती है और इसके क्या क्या स्टेप हैं। फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं? एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करवाते हैं। इथेनॉल प्रोड्यूस कौन करता है? यीस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट से, जैसे उसमें हमारा ऑरेंज रहने वाला है, ग्रेप्स है, शुगर केन है, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे जो यीस्ट पाउडर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अब इसके स्टेप बताने हैं। स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको स्टेराइल मीडियम बनाएंगे, स्टेराइल मीडियम देंगे। स्टेराइल मीडियम का मतलब जो भी उन हमारा फूड है उसके अंदर कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो ना करे, उसको बिल्कुल प्योर स्टेराइल कर देंगे, सभी माइक्रोब्स की डेथ कर देंगे, उसमें सभी माइक्रोब्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या रहने वाला है? जो रिक्वायर्ड हमारा यीस्ट है ना, उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, यानी कि उसको हम उसमें डाल देंगे। उस मीडियम को स्टेराइल किया, सारे के सारे माइक्रोब्स किल कर दिए। उसके बाद हमने जो हमारा रिक्वायर्ड यीस्ट था, जो फंजाई थी, उसको उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये क्या करेगा? थर्ड स्टेप में इसकी ग्रोथ करेगा, यीस्ट ग्रोथ होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल। और फोर्थ स्टेप में फिर क्या कर लेंगे हम? डाउन स्ट्रीमिंग। किसकी? इथेनॉल की। इथेनॉल को हमने निकाल लेना उसके अंदर से। तो ये चार स्टेप में क्या करेंगे? हम फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के चार स्टेप है। स्टेराइल मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे उसको, फिर उसके बाद उसमें यीस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो रिक्वायर्ड यीस्ट है, उसकी ग्रोथ होगी, फिर इथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज लैब, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इसका रोल बताना है। व्हाट इज द रोल इन ह्यूमन स्टमक, स्टमक में क्या रोल है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है? लैब है, दही के अंदर पाया जाता है, कर्ड में, और कर्ड मिल्क को ये कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, साथ में चीज बनाने में हेल्प करता है ये
इस तरह से मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। वुमेन स्टमक में, हमारे स्टमक में भी इसका कोई ना कोई काम है। वेजिनल ट्रैक्ट में भी एलबी पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, हमारे स्टमक में ये क्या काम करते हैं, डिजीज को डिटेक्ट करते हैं। एक तो डिजीज जो है उनको डिटेक्ट करते हैं। और क्या काम हमारे स्टमक में, एलएबी का, ये बहुत सारे प्रोटीन है जो मिल्क से हमें मिलते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं। डाइजेशन ऑफ सेवरल प्रोटीन, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन। और क्या काम इसका, जो एल ए बी, हाँ ये इंपॉर्टेंट काम है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। लैक्टोज का डाइजेशन भी ये करते हैं। और किलिंग ऑफ एंजाइम सम बैक्टीरिया ऑल्सो, तो ये काम हमारे लैब के स्टमक में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विटामिन B12 भी प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक सिस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी लैक ओप्रोन की, आंसर देना है। यहाँ पर आई और पी क्या है, ये तो आई है, इसको हमने लास्ट ही क्लास में किया था। लैक ओप्रोन जो हमारा चैप्टर है वो इससे पहली वीडियो में ही कंप्लीट हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख ली। लैक ओप्रोन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने तब भी बोला था कि ये जो पेपर में है ना, इससे रिगार्डिंग जरूर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे लैक ओप्रोन में कोई इंजाइम पूछ लेगा, या फिर कोई कितनी जीन, एक जीन से कितने प्रोटीन बनते हैं ये पूछ लेगा, कौन से प्रोटीन से कौन सा इंजाइम बनता है, कुछ भी पूछ सकता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो ये आई है ना, ये क्या है, ये इसकी रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन है बेटा जी इसकी। नेक्स्ट इसने पूछा ये पी क्या है, पी प्रोमोटर है, जो किसको प्रोमोट करेगा, इस लैक ओप्रोन वाली जीन को, जो लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं। ओ अगर पूछा तो ओ क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर के ऊपर क्या लगता है आकर, प्रेशर, प्रेशर लगता है। प्रेशर को कौन रोकता है, इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। लैक्टोज खुद इंड्यूसर है। जेड से क्या बनता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, डाइजेशन में हेल्प करता है। वाई से क्या बनता है, परमीज। और ए से क्या बनता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये तीन तरह के इसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंड्यूसर, अब इंड्यूसर ही पूछ लिया। लैक ओप्रोन का इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज ही है। प्रेशर कौन है, ओ पर जो लगता है, प्रोटीन होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर का फंक्शन एक्सप्लेन करना है। अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है ना, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ये इंड्यूसर का काम करता है, और प्रेशर के ऊपर जाकर चिपक जाता है, और प्रेशर को ऑपरेटर पर नहीं लगने देता। ऑपरेटर पर अगर प्रेशर नहीं लगेगा तो इसका जीन बन जाएगा, ये तीनों चीज बन जाएंगी जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगी। अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है तो ये इंड्यूसर क्या है, इस प्रेशर तक नहीं आ पाता, और ये प्रेशर ऑपरेटर पर आकर लग जाएगा, और ये जीन नहीं बनेगी, ये तीनों एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होंगे। नहीं प्रोड्यूस हुए तो फिर क्या है, डाइजेशन भी नहीं होगा इसके एंजाइम। डाइजेशन करेंगे किस चीज का, जब वो इन्वायरमेंट में है ही नहीं। तो लैक्टोज खुद प्रेशर का काम करता है जीन को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन हमारा है 23 थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 4 symptoms of Down syndrome, what is the basic basis of this disorder। पहले हम देख लेते हैं डिसऑर्डर है क्या ये। डाउन सिंड्रोम, लेगमन डाउन जो था ना, लैंगडन डाउन, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। इसके अंदर क्या है, जो 21st क्रोमोजोम है ना, उसके अंदर ट्रायोजोमी मिलती है। ट्राइजोमी का मतलब क्या है, जो 21st क्रोमोजोम है ना, उसकी 3 क्रोमोजोम मिलते हैं। अब डाइजोमी क्या होती है, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में हर क्रोमोजोम का एक पेयर मिलता है। जैसे 23 क्रोमोजोम है, उन्हीं का 23 और एडजेक्ट पेयर मिलते हैं हमारे अंदर। वैसे ही 21st के भी
दो पेयर तो होने चाहिए थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है। इसके अंदर क्या है, 47 क्रोमोजोम मिलते हैं, जिसमें 21वां क्रोमोजोम 3 बार है, 2 बार होना चाहिए था ना। इसी को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। तो ये क्या, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है ये। ऑटोजोम्स में जो क्रोमोजोम है 21, वो 3 हो गए, ट्राइजोमी शो कर रहे हैं। अब इसको बोलते हैं हम क्या, डाउन सिंड्रोम। ये तो इसका बेसिस है। अब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है, इसमें पाल्म क्रीज हो जाती है, जो हमारी हथेली है वो क्रीज मिलती है। दूसरा, माउथ ओपन रहता है लगभग लगभग। टंग जो हमारी, टंग प्रोट्रेट रहती है। मेंटल रिटार्डेशन मिलती है थोड़ी सी। और क्या मिलता है इसके अंदर, वाइड फॉरेस्ट, फोरहेड फोरहेड फॉरेस्ट, वाइड फॉरेस्ट, वाइड फोरहेड। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, वाइड फॉरेस्ट, फिर से वाइड फॉरेस्ट, वाइड फोरहेड मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है टंग प्रोट्रेट। ये कुछ सिम्टम्स है इसके अंदर डाउन सिंड्रोम में जो देखे जाते हैं, साथ के साथ अपना इनको नोट करते चलना, रिवीजन है काफी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, और 24, नेम द टाइप ऑफ कर्व दैट कैरेक्टराइज्ड मोस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन फेवरेबल एनवायरनमेंट। फेवरेबल एनवायरनमेंट में जो ग्रोथ होती है ना, उसका कर्व बताना है। ग्रोथ के लिए दो कर्व आपने पढ़े होंगे, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। तो इसमें एनवायरनमेंट के फेवर में कौन सा होता है, इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के फेवर में, फेवरेबल इन्वायरमेंट में इस तरह के दो कर्व पाए जाते हैं। एक कर्व है कुछ ऐसा सिग्मोइड, एक कर्व होता है ऐसा, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसमें क्या, अनलिमिटेड फूड स्पेस, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, नो प्रीडेटर। एक्सपोनेंशियल जो हमारी अर्थ पर सिर्फ एक ही स्पीसीज में है, ह्यूमन में। बाकी क्या है, लॉजिस्टिक। अब ह्यूमन में कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है जिस स्पीसीज में, उसमें तो फिर समझ सकती हो तुम। लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसमें सिग्मोइड कर्व है। सिग्मोइड, इसके अंदर क्या है, स्ट्रेट कर्व बनता है। अब इसमें क्या है, यहां से इनिशियल, फिर एकदम से लेग फेज आता है, और फिर क्या, स्टेशनरी फेज आ जाता है। कि कुछ टाइम के बाद एकदम से पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन फिर सोर्स जो है ना वो लिमिटेड हो जाते हैं। सोर्स लिमिटेड कह लो, या फिर कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो कम होने की वजह से फिर क्या है, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर कोई भी कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट, एक बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा बना दी ना हमने, तो जहां पर एक परिवार रह सकता था जितने एरिया में, उतने एरिया में हमने 500 परिवार रख दिए। इतने एरिया में एक रह सके है, इसके ऊपर एक और वो बना दो, इसके ऊपर एक और बना दो घर, इसके ऊपर एक और बना दो। इस तरह से क्वार्टर मिल बनते हैं ना शहरों में, बिल्डिंग्स बना देती हैं बड़ी बड़ी, 30-30 मंजिल, 40-40 मंजिल। एक मंजिल पे क्या है, 10 घर है, तो 10 मंजिल घर बना दिया, तो कितनी सारी पॉपुलेशन। तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी हम अपने आप एडजस्ट कर रहे हैं ना, दूसरों की कैरिंग कैपेसिटी हम छीन रहे दूसरी पॉपुलेशन की। तो लॉजिस्टिक कराओ किसमें पाया जाता है, ह्यूमन को छोड़ गए सभी में। हमारे अंदर क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो ये कौन सा कर्व हो जाएगा हमारा, लॉजिस्टिक या सिग्मोइड करो। डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी पूछ लिया साथ में। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमोस्फियर, जो हमारी अर्थ है, उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो मैक्सिमम ग्रोथ, जहां तक मैक्सिमम स्पीसीज की पॉपुलेशन, जहां तक अर्थ उसको जो है ना स्टेबली मेंटेन कर सकती है, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कि इससे ज्यादा ये पॉपुलेशन नहीं रह सकती, एक्सटिंक्शन शुरू हो जाएगा, तो वो कैरिंग कैपेसिटी है। The image below describe the process of gene therapy. इमेज कहाँ है, बिलो, ये रही इमेज। तो ये इमेज जीन थेरेपी को रिप्रेजेंट कर रही है जी। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हमारे जनरेट होते हैं, व्हाट इज जीन थेरेपी, पहला क्वेश्चन तो यही है। इमेज को ना भी देते तो भी चल जाता काम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम द फर्स्ट क्लिनिक केस इन विच इट वाज यूज्ड।
ये भी बिना इमेज के काम चल जाता, लेकिन इमेज दे देते फिर भी कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही हमारा जो है ना केस स्टडी में भी होता है। केस स्टडी में भी आपको पूरा का पूरा केस स्टडी रीड करने की जरूरत नहीं होती है, पहले आप उनके क्वेश्चन को रीड करें। मैक्सिमम क्वेश्चन आप वैसे ही कंप्लीट कर दोगे, सोल्व कर दोगे। उसके बाद उसको अगर फिर भी पढ़ने की जरूरत पड़े, टाइम अगर आपके पास है ना, तो आप पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि वहां बैठ कर और क्या करोगे आप। व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी क्या होती है? जब किसी डेफिशिएंसी की वजह से किसी प्योर जीन को, प्योर प्रोटीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने डालना है। जैसे एग्जांपल के लिए इसका ये दूसरा है क्लिनिकल यूज। इसका कब हुआ था? सबसे पहला 1990 के अंदर। 4 ईयर गर्ल इन अमेरिका, जिसके अंदर कौन सी डेफिशिएंसी थी? एडिनोसिन डाईएमिनेज। इम्यूनिटी क्रिएट करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है ये। तो इसमें क्या किया था? डिफेक्टेड जीन को रिप्लेस किया था। वही जीन थेरेपी है कि डिफेक्टेड जीन को या फिर मिस्ड जीन को, या तो जीन वो आई नहीं है, डिफेक्टेड है, उसको क्या है? रिप्लेस करते हैं एक वेल प्योर या फिर मतलब अच्छी जीन के साथ, जो करेक्टराइज्ड जीन के साथ, जिसके करेक्टर्स बनते हैं, उस जीन के साथ क्या कर देंगे? उसको रिप्लेस कर देते हैं। इज नोन एज जीन थेरेपी। कई बार चैनल उलझ जाते हैं भी। अब आपको ये नहीं पता होगा उलझना क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं उलझना क्या होता है। क्या आपके भी चैनल उलझते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस? क्या आपके भी चैनल उलझते हैं? नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू अप्रोचेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सिटू और एक्स सिटू अप्रोचेज जो है ना, उनके बारे में उनको मैं डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पहले मॉडल पेपर में भी आया था, अब फिर है। रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, याद रख लेना ये चीजें। इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है? इन सिटू क्या है? ऑन साइट, जहां पर वो ऑर्गेनिज्म हो वहीं पर हमने उसको प्रोटेक्शन दे दिया। और ये क्या है? ऑफ साइट, जहां से वो, जहां पर वो था वहां से उठाकर कहीं और ले गए। द ऑर्गेनिज्म विच इज कंजर्व्ड इन देयर नेटिव प्लेस इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन, एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज कंजर्व्ड फ्रॉम द ऑफ साइट वेयर द ऑर्गेनिज्म इज नेटिव, वेयर द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। वहां से किसी दूसरी साइट पर ले गए तो उसको ऑफ साइट या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए किया जाता है कि वहां एरिया में, उस नेटिव एरिया में पूरी बायोडाइवर्सिटी को हमने कंजर्व करना है। एक्स सिटू कब करा जाएगा? कोई भी एक स्पेशल जीन है, जैसे टाइगर को प्रोटेक्शन देना है। पूरे फॉरेस्ट में टाइगर टाइगर थोड़ी है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। हमने टाइगर को प्रोटेक्शन देना था, वहां से उठाकर कहीं दूसरी नेशनल पार्क में या कहीं दूसरी जगह पर, जू में ले गए, जूलॉजिकल पार्क में ले गए, जहां भी लेकर जाना उसको। एक्स सिटू उसके नेटिव प्लेस से दूर ले गए उसको, एक्स सिटू है। इन सिटू वहीं पर है। इन सिटू के अंदर क्या है? नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व आते हैं। वैसे ही एक्स सिटू में क्या आएंगे? जू आती है, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, बोटनिकल गार्डन आते हैं, तो उनको वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेशनल पार्क भी इन सिटू के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियन स्पीसीज invasion has been a threat of biodiversity justify with the help of stable example list any other 3 cause responsible for such loss। बायोडाइवर्सिटी लॉस बताने भाई, 4 तरह से बायोडाइवर्सिटी होता है, 3 यहाँ पर पूछ ली इसने और एक को एक्सप्लेन भी करना है। ऐसे ही पूछ सकता है इसकी जगह पर, बाकी 3 में से कोई भी एक उठा कर यहाँ पर दे सकता है और बाकी 3 के नाम नाम पूछ सकता है। चारों को एक्सप्लेन करना भी आ सकता है भाई 5 नंबर में। अब ये कितने नंबर में दिया? 3 नंबर में दे रखा है। 5 मार्क्स में अगर इसको देगा ना ये, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना भी दे सकता है। तो 4 कौन कौन से हैं? एक तो है हैबिटेट लॉस, कि हम क्या है, ग्रीड के चलते उनका हैबिटेट छीन रहे हैं, उनका जो नेटिव प्लेस है उनको हम छीन रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, इसलिए उनका हैबिटेट छीना जा रहा है। तो ये हैबिटेट लॉस क्या है? एक्सटिंक्शन कर रहा है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, तो इसकी वजह से क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। दूसरा क्या है? ये एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, इसमें क्या होता है? हमने कोई दूसरी स्पीसीज वहां पर लाकर अप्रोच करवा दिया, उसको छोड़ दिया, उसने जो वहां की नेटिव स्पीसीज थी उनको मार दिया, या उस नेटिव स्पीसीज ने उसको मार दिया। तो 2 अलग अलग स्पीसीज को अगर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो वहां की नेटिव स्पीसीज नहीं थी, उसके अंदर क्या हमने किसी दूसरी बाहर से लाकर स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया,
तो वो वहां की नेटिव स्पीसीज को खा जाएगी, मार देगी। तो किसी दूसरे एरिया से कोई दूसरी स्पीसीज अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसी को बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एग्जाम्पल एनियल एलियन स्पीसीज इन्वेशन का काफी अच्छा है, गैलापागोस आइलैंड जो थे ना वहां का, गैलापागोस आइलैंड्स पर क्या हुआ था, वहां पर जब से ह्यूमन पहुंचे ना, वो अपने साथ किसको ले गए, गोट को ले गए, बकरी को। अब गोट की स्पेलिंग इतनी करेक्ट मैं कैसे लिख सकता हूं, वो क्या ले गए, गोट को ले गए अपने साथ, कहा गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर, और गोट ने क्या किया, ग्रास को खा लिया। और ग्रास को और भी कोई खाता था वहां पर, टोरटोइज भी ग्रास को खाते थे। अब इतनी ग्रास को ये खा गए कि टोरटोइज के लिए खाना ही नहीं बचा, और टोरटोइज वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये क्या, एलियन स्पीसीज इन्वेशन है, दूसरी स्पीसीज की वजह से ये खत्म हो गई। और क्या है, और क्या, फ्रेगमेंटेशन या फिर हैबिटेट लॉस के साथ में उसके हम फ्रेगमेंट कर देते हैं, टुकड़े ही कर देते हैं। जमीन जो है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हमने, उनका एरिया जो है ना कंस्ट्रिक्टेड हो गया, उसमें भी क्या है, फ्रेगमेंटेशन से भी क्या है, हैबिटेट लॉस होता है, जो इकोसिस्टम है उसका लॉस होता है। और किस वजह से होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, एलियन स्पीसीज को एक्सटिंक्शन भी है। को एक्सटिंक्शन में क्या होता है, कोई भी एक स्पीसीज खत्म होगी, उसके ऊपर जो डिपेंड थे वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर होस्ट मर गया तो उसके ऊपर जो पैरासाइट है वो भी मर जाती है। तो ये क्या है, हमारा हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी लॉस के कुछ रीजन है। एलियन स्पीसीज तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी दूसरी स्पीसीज के आने की वजह से वहां पर लॉस हो जाता है। जस्टिफाई विद सुटेबल एग्जांपल, एक तो गैलापागोस आइलैंड का एग्जांपल दे सकते हो आप एलियन स्पीसीज इन्वेजन के अंदर। दूसरा एग्जांपल आप इसका क्या दे सकते हो, हमारे इंडिया के अंदर जो है ना कुछ वीडीसाइड्स, वीड्स जो थे ना उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वीड्स के अंदर क्या है, वाटर हिसेंथ, वाटर हिसेंथ को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने बहुत सारी दूसरी नेटिव स्पीसीज को खत्म कर दिया। और कैरेट ग्रास भी है, पार्थेनियम जो थे उनको भी इंट्रोड्यूस करा, उसकी वजह से बहुत सारे नेटिव जो प्लांट थे ना इस वीड की वजह से हमारी क्रॉप्स जो थी, हमारे जो प्लांट्स जो थे उसका लॉस हुआ, नुकसान हुआ है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, विक्टोरिया जो लेक थी उसके अंदर हमने क्या है, जो फॉरनर या फिर एलियन फिशेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने लगभग 200 के आसपास वहां की जो चिल्ड फिश थी ना उनको मार दिया था। चिल्ड फिश जो है उनको मार दिया था किसने, यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया था नील पर्च को। नील पर्च ने क्या कर दिया, लगभग लगभग 200 के आसपास स्पीसीज को खत्म कर दिया था। ये डाटा आपका एनसीईआरटी में है, मैं कोई अपने पास से नहीं स्टोरी सुना रहा हूं आपको, तो याद रखना ही आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लुइस पास्चर सक्सेसफुली डिमोलिश द पॉपुलर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, व्हाट वाज हिज कंक्लूजन। जो लुइस पास्चर था ना उसने एक थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, उसको कैसे डिमोलिश किया था, मतलब उसको उसने झूठा साबित कर दिया था। इससे पहले वाली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसको इसने क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस रिप्लेस कर दिया था। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या कहा गया था, इसमें बताया गया था कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो क्या कहां से बनते हैं, एबायोटिक से। एबायोटिक चीजों से क्या है, स्पॉन्टेनियसली अचानक से क्या बन जाती हैं, अचानक से बायोटिक बन जाते हैं। उसने बना के भी दिखा दिया था उस थ्योरी में, अगर आपने वो थ्योरी पढ़ी इवोल्यूशन में, उसमें क्या दिखाया गया, उसमें कुछ यीस्ट पाउडर को डाल दिया था और मिट्टी और पानी के अंदर सनलाइट में उसको रख दिया। वहां पर एक माइस थी, उसने अपने बच्चों को जन्म दे दिया, तो उसने दिखा दिया देखो इससे प्रोड्यूस हुए, ये मिट्टी से, एबायोटिक चीजों से एकदम से स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। लेकिन इसने उसको डिमोलिश कर दिया था। डिमोलिश कैसे किया था, इसने स्वान सेल ली थी, इस तरह से स्वान सेल ली थी इसने।
दो स्वान सेल ली थी, और दो स्वान सेल को इसने क्या किया था, ये मेरी स्वान सेल काफी अच्छी बन गई है। यहाँ पर क्या है, यीस्ट पाउडर डाल दिया था इसने, इसमें यीस्ट पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया था। एक को तो इसने तोड़ दिया था यहां से बीच से, ये अच्छी नहीं बन रही ना, इसको तोड़ ही देते। तो एक को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया था यहां से, तोड़ दिया इसको, और एक को रखा ऐसे ही, और इसमें यीस्ट पाउडर और वाटर डाल के इसको उबाल दिया भाई, इसको क्या है ईट कर दिया, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ना सारे के सारे मार दिए। और यहाँ पर वाटर वेपर की वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से कंडेंसेशन होकर पानी फिल हो गया था, इन्वायरमेंटल एक्सेस ब्लॉक हो गया था मतलब इसके अंदर, इसके अंदर बाहर से इन्वायरमेंटल एक्सेस बिल्कुल ब्लॉक था, इसमें डायरेक्ट इन्वायरमेंटल एक्सेस था, इसके अंदर कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो गए थे यीस्ट पाउडर को खाने के लिए, इन्वायरमेंटल एक्सेस था। तो ये इसका क्या था, डिमोलिश कर दिया था इसने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। फिर इसने अपनी क्या थ्योरी दी थी, इसने बोला था ऑल लिविंग्स which are exist on the earth are formed from pre-living existing organisms, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जितने भी इस धरती पर लिविंग है वो किसी पहले लिविंग से ही प्रोड्यूस हुए हैं। ये भी फिर पूरी की पूरी सेटिस्फाइंग थ्योरी नहीं थी कि सबसे पहला लिविंग कहां से आया, अगर हम जो है ना लिविंग से प्रोड्यूस हुए, वो भी लिविंग से प्रोड्यूस हुए, वो भी लिविंग से प्रोड्यूस हुए, इस धरती पर सबसे पहले भी तो लिविंग आया होगा कभी, वो कहां से आया, तो वो लुईस पास्चर की इस थ्योरी को भी क्या कर देता है, लगभग फ्लॉप ही कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द माइक्रो, ये क्या लिखा, अच्छा मिसकंसेप्शन है, ये वर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा अभी, मिसकंसेप्शन है ये। व्हाट आर द मिसकंसेप्शन अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ एक्यूरिंग एड्स, एक्वायरिंग एड्स, एड्स होने के उस रिगार्डिंग में कुछ मिसकंसेप्शन है कि एड्स इससे भी हो जाता है, लेकिन वो होता नहीं, उससे वो मिसकंसेप्शन कहलाते हैं। वो मिसकंसेप्शन बताने सबसे पहले पता होना चाहिए एड्स होता किससे है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड का कॉन्टेक्ट जहां भी आ गया ना, सेक्सुअली ट्रांसमिशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, इन्फेक्टेड नीडल या फिर इन्फेक्टेड ब्लेड, इन्हीं से होता बस ये एड्स। अब मिसकंसेप्शंस क्या है, मिसकंसेप्शंस में आ जाएंगे शेयरिंग ऑफ टॉवल, टॉवल को शेयर करने से, अगर किसी को एड्स उसके साथ टॉवल से की टॉवल शेयर किया तो उससे नहीं होता है एड्स। बोथ बाथरूम शेयर करने से, कि किसी को एड्स उसका बाथरूम हमने यूज कर लिया होगा, नहीं होगा, उसके साथ बैठने से नहीं होगा, अगर उसको खांसी है तो भी हमें नहीं होगा, क्योंकि वो म्यूकस के अंदर एयर ड्रॉपलेट्स में नहीं आता है, ब्लड के अंदर ही रहता है, और फिर किसिंग से भी नहीं होता है। तो ये कुछ रीजन है, मिसकंसेप्शन है जिससे एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्शन डी है, सेक्शन डी के अंदर गिवन है, एक केस स्टडी दे रखी है, इसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं अपने, केस स्टडी को अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, टाइम हो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर पढ़ कर दे सकते हैं, इसकी आंसर क्वेश्चन पढ़ गए, आंसर पढ़ गए तो आंसर दे ही दोगे, क्वेश्चन पढ़ गए आंसर दे सकते हो इनके डायरेक्ट, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, नहीं है तो आप टाइम इसमें पढ़ कर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं पेपर में खाली बैठने से की बजाय, क्योंकि खाली बैठोगे तो टीचर को लगेगा इसको कुछ नहीं आता, नकल भी नहीं करने देगा आपको, इससे अच्छा आप ये वहां पर बैठकर अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना कि हाँ आपको सब कुछ आता है। इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना इसमें, वो दे रखा है, व्हाट रोल डू पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स प्ले ड्यूरिंग द फोलिकल एंड ओवरी फेज, ओवुलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता, हाइपोथैलेमस से, कहा जाता है पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, दो हार्मोन है, FSH LH। FSH क्या, फोलिकल को स्टिमुलेट करता, फोलिकल को डेवलप करता है,
LH क्या है, कार्पस लुटियम को मेंटेन करता है जिससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो इसके अंदर गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट हाफ ऑफ द menstrual साइकिल इज कॉल्ड proliferative phase as well as follicular phase, give reason why। जो ये फेज दे रखा है ना, अगर इसको, अरे बाप रे, ऊपर जा, ये जो दे रखा है ना, इससे पहले वाला ये वाला जो फेज है ना, फोलिकुलर फेज, इसमें क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होती है जो एफएसएच की वजह से, फॉलिकुलर फेज इसलिए बोलते हैं। ये क्या, फॉलिकल डेवलप हो रही है यहाँ पर, साथ में एंडोमेट्रियम भी जनरेट हो रही है। अगर पूछा है लुटियल फेज, ये जो बाद वाला लुटियल फेज, इसमें क्या, कार्पस लुटियम जनरेट होती है और एंडोमेट्रियम फुल्ली मैच्योर होती है, न्यूट्रिशन से रिप्लेनिश्ड होती है। नेक्स्ट है व्हाई डज कार्पस लुटियम स्टे एक्टिव थ्रू आउट प्रेगनेंसी इन एंड इन absence in fertilization or fertilization is active only for 10 to 12 days। अब देखो दो क्वेश्चन इसमें इसने पूछ लिए। अगर प्रेगनेंसी होगी तो जो कार्पस लुटियम है ना वो मेंटेन रहेगी कुछ महीनों तक, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो फिर क्या है 10-12 दिन तक रहेगी। क्यों, कार्पस लुटियम से एक हार्मोन निकलता है बेटा जी, प्रोजेस्ट्रोन। और प्रोजेस्ट्रोन क्या मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम टूटेगी तो क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन होती है। एंडोमेट्रियम कब मेंटेन रखने की जरूरत है, जब फर्टिलाइजेशन होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन किसमें होती है, एंडोमेट्रियम में। तो फर्टिलाइजेशन अगर होगी तो थ्रू आउट द, तो ये एक्टिव, तो ये क्या है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहेगी ये कार्पस लुटियम। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर एंडोमेट्रियम की जरूरत नहीं है, 10-12 दिन के बाद वो टूट जाएगी, मेंस्ट्रुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द कार्पस लुटियम इन फीमेल, यही फिर दोनों क्वेश्चन ही, और मैं भी यही पूछ रखी है, ये कर दो या ये कर दो, एक ही बात है। वही क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, आपको पजल करने के लिए है बस, ताकि आप और का भी पढ़ ले, कुछ नहीं है। और में भी वही पूछ रखा है और इसमें भी वही था कि वो एक्टिव रहता है, इसमें नहीं एक्टिव रहता, फर्टिलाइजेशन होगी तो और नहीं होगी तो। अब कार्पस लुटियम को यही प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया ना, फर्टिलाइजेशन अगर होगी तो फिर कार्पस लुटियम को मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि उससे क्या रिलीज होगा, उससे रिलीज होता प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन द एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो है एक और दो इसके अंदर वो आएंगे आपके केस स्टडी, केस स्टडी दे रखी कैंसीरियस सेल के ऊपर है, ये कैंसीरियस सेल है यहाँ पर, ये वाली। इसमें क्वेश्चन है हाउ डज ए कैंसीरियस सेल डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल सेल। जो नॉर्मल सेल है ना, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल सेल है, इनसे कैंसीरियस सेल अलग क्यों है, अनलिमिटेड ग्रोथ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, कैंसीरियस सेल का क्या खत्म हो जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड हो जाता है, जिससे अनलिमिटेड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है कैंसीरियस सेल। नेक्स्ट है बेनिजन ट्यूमर इज लेस डेंजरस देन मैलिग्नेंट। बेनिजन दो तरह का ट्यूमर होता है, एक तो होता है बेनिगन और एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है, ग्रोथ करेगा और टूट के कहीं और जाएगा, फिर ग्रोथ करेगा, फिर टूट के कहीं और, फैलता रहता है, तो पूरे टिश्यू में एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। और बेनिगन क्या है, जहां पर है वहीं पर ग्रोथ करके और वहीं पर रहेगा, उसके टुकड़े टूट कर नई सेल नई जगह पर जाकर ग्रोथ नहीं करती, तो ये डिफरेंस है इसमें। और हार्मफुल कौन सा है, डिस्क्राइब द कोज ऑफ कैंसर। कैंसर का कोज हार्मफुल भी क्या है, ये हार्मफुल है, डेंजरस है मेलिग्नेंट, क्योंकि टूट कर फैलता रहता है, इसी से मरते हैं लोग। ये बेनिगन है, ये एक ही जगह होता है, ये फैलता नहीं है। मोल भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे मोल होती है ना बेनिग्नेंट, घबराना मत, उससे मरोगे नहीं। डिस्क्राइब द कोज ऑफ कैंसर। कैंसर के कोज क्या है, कैंसर किससे होता है, देखो बेटा, आयोनाइजेशन से भी होता है, एक्स रेज से, गामा रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। केमिकल मेथड भी है इसका, केमिकल मेथड में कौन कौन से हैं, देखो पहले एक्स रेज देख लेते हैं, एक्स रेज, गामा रे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये तो क्या है, आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड वाला मेथड है, रेज से जो फैलती हैं
दूसरा केमिकल से भी फैलते हैं, जैसे कार्सिनोजिन था, निकोटिन, निकोटिन से, कुछ टॉक्सिन से भी फैलते हैं, ये केमिकल मेथड है इनका। और इसके अलावा बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मेथड भी है बेटा, जैसे वायरस से फैलते हैं। वायरस कौन सा होना चाहिए? ओंकोजीन वाला, ओंकोजेनिक वायरस से भी फैलते हैं। मेंशन टू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अब इसमें तो पूछ लिया कैसे फैलेगा, ये तीन तरीके हैं। ठीक कैसे होगा? इसको सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है, इसको केमिकल से भी, रेडियोग्राफी से भी ठीक किया जा सकता है। तो इसका क्योर क्या है? सर्जिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्या है? अल्फा इंटरफेरेंस, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली सेल को मार देता। केमोथेरेपी, केमोथेरेपी सर्जिकल में क्या है? उसको कट करके काट देते हैं, निकाल देते हैं। रेडियोग्राफी, ये कुछ तरीके हैं। और आयनाइज रे से भी ठीक किया जा सकता है, एक्स रे से भी ठीक किया जा सकता है इसको। तो ये है इनके आंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर 31st क्वेश्चन है, वो है, बस 3 क्वेश्चन हमारे बाकी बचते हैं, आसान है, तीनों के तीनों कर लेते हैं अभी। ट्रेस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना, उसके डेवलपमेंट को ट्रेस करना है और मैच्योर पोलन ग्रेन्स तक। अब कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरी की पूरी आपने इसमें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या है? जो माइक्रोस्पोर हैं उनसे क्या बनाई जाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे। इसमें क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, स्पोर है, माइक्रोस्पोर बनेंगी। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? इससे फिर पोलन ग्रेन्स बनेंगी। पोलन ग्रेन ही क्या है? गेमेट है। तो ये कंप्लीट मेगास्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप्ड इनटू स्पोर्स, टेट्राड स्पोर। एक से कितने बनते हैं? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बनेंगे। ऐसे 4 नहीं बनते हैं पुत्र जी, मियोसिस होगी। और मियोसिस में जो डाइप्लोइड है, मेगास्पोर मदर मदर सेल डाइप्लोइड होती है, एप्लोइड स्पोर बनाती है। फिर ये ऐसे M1 M2, तो 4 स्पोर बनते हैं मेगा स्पोर। चारों मेगा स्पोर के ऊपर एक्साइन इंटाइन आती है, पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन के अंदर फिर क्या है? माइटोटिक डिवीजन करती है ये न्यूक्लियस, और इसमें क्या बना लेती है? एक तो बड़ी सेल और एक छोटी सेल बना लेती है, वेजिटेटिव सेल, जर्म सेल, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस इसके अंदर आपने लिखनी पड़ेगी। अगर इसमें कहीं आपका डाउट रहता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, वन शॉट वीडियो डाल रखी है, एक बार उसको जरूर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल बेस म्यूटेशन इन जीन थेरेपी, ओहो इससे पहले ही रह गया। ड्राई लेबल क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल। पिस्टल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिखना बनाना है, अभी बना देते हैं। ऐसे ओवरी बनानी है आपने बेटा जी। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? पिस्टिल बनेगा। यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं आपके? पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर है पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर क्या लगा हुआ है अंदर की तरफ? प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होता है? ओवम, ज्यादा ओवम इस तरफ चला गया ऐसे। यहाँ पर ओवम जुड़ा होता है ऐसे। यहाँ पर ओवम के अंदर सेल पड़ी होती है इसकी, साइनरगिड, एग, पोलर पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल। अब इधर से, इधर से आ जाओ। यहाँ से क्या बनती है? पोलन ट्यूब जनरेट होती है, और वो पोलन ट्यूब इसमें एंटर करती है ऐसे। ऐसे ये डायग्राम आपने बनाना, लेबल करना है। यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा,
ये क्या है आपकी स्टाइल, ये क्या है आपकी ओवरी, ये क्या है पोलन ट्यूब, और ये क्या पड़े हुए हैं पोलन ग्रेन्स, ये क्या है आपका ओवम या फिर एम्ब्रोसैक लिखना इसको। एम्ब्रोसैक के अंदर ये क्या है साइनर गिड, साइनर गिड्स पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है एंटीपोडल, ये क्या है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल प्लेसेंटा, जहां से जुड़ती है वहां पर हाइलम। इस तरह से इसको आपने लेबल करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है वो है विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिकल लीड्स वॉटसन एंड क्रिक हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन। 5 नंबर में दे रखा है डबल हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन करना पूरा का पूरा कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसे होता है उसके रिगार्डिंग में उसकी हाइपोथेसिस को आपने देना है। जैसे वॉटसन और क्रिक ने क्या बताया था कि जो हमारा डीएनए है ना उसमें क्या है डाइप्लॉइड है हमारा डीएनए। जब भी सेल का जब भी इसका रेप्लिकेशन होता है, जब भी रेप्लिकेशन होता है तो जो स्ट्रैंड है ना हमारे डीएनए की, ऐसे स्ट्रैंड जो है ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए की। पहले एक बार डबल हेलिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर देना। इसमें क्या था कि दो बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के पेयर से क्या है हमारी एलिक्स बनती चलती हैं, 2 एलिक्स, एक इस तरफ जुड़ेगा एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। डबल हेलिकल मॉडल में एक चीज ये बताई थी। दूसरी क्या बताई थी एडेनिन के सामने क्या जुड़ेगा थाइमिन, ग्वानिन के सामने क्या जुड़ेगा साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड होगा, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीजें बताई थी। एडेनिन और ग्वानिन क्या है प्यूरिन है, और थाइमिन और साइटोसिन क्या है पायरिमिडिन, ये है। इनके बीच का गैप एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर कितनी दूर होता है 0.34 nm, और ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी बताई थी 2 nm। ये चीज थी डबल हेलिकल मॉडल के अंदर। सेमी कंजर्वेटिव जब रेप्लिकेशन होता है तो एक जो स्ट्रैंड है उसके नीचे या फिर उसके ऊपर क्या है यहाँ पर नई स्ट्रैंड बनाई जाती है, और इसकी जो है यहाँ पर एक नई स्ट्रैंड बनाई जाती है। तो इसलिए आधा कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव का आपने अगर पूरा कंसेप्ट समझना है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कर लें। और जो ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है 3 वीडियो के अंदर हमने पूरा कर रखा है। इतना बड़ा चैप्टर है, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, वहां जाकर आप जरूर देख ले। नेक्स्ट जो इसके अंदर है हमारा वो क्वेश्चन गिवन है ए सिंगल बेस पेयर है in a gene may always result in the loss or gain of the function. डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसने कहा है एक सिंगल बेस पेयर जो है म्यूटेशन अगर होगा तो जीन में नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ फंक्शंस। अब अगर हम अपने डीएनए की बात करें फिर से सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स की बात कर रहा है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म्स। जैसे मान लो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है इनको मैं नाम देता हूँ एडेनिन थाइमिन ग्वेनिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वेनिन। एडेनिन के सामने क्या जुड़ता है थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन। अच्छा यहाँ पर उल्टा कर दिया क्या, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन। अगर इसमें से एक भी न्यूक्लियोटाइड को हमने हटा दिया यहाँ से, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये बेस पेयर पूरा हटा दिया तो 3 से क्या बनता था ट्रिपलेट से एक कोड बनता है। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होता है अमीनो एसिड का। अब इसमें तो क्या था 3 का एक कोड था, 3 का ये एक कोड था। अब इसको बीच वाले को हमने यहाँ से क्या कर दिया इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ये कर दिया हमने यहाँ से रिमूव। अब अगर इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा इन 3 का एक कोड, अब अगले 3 का एक कोड होगा, सारा का सारा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाएगा। तो ये बात करेक्ट नहीं है कि कभी इसमें फंक्शन जो है ना अफेक्ट नहीं होते, होते हैं फंक्शन अफेक्ट। इसके बाद का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा तो अफेक्ट होंगे फंक्शन। इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा तो इसको एक्सप्लेन करना आपने जेन इनहेरिटेंस बेसिस इनहेरिटेंस प्रिंसिपल इनहेरिटेंस मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको जाकर अभी देख लें, उसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है हमारा
वाई मस्ट ए made cell be made competent in biotechnology experiment? How does कैल्शियम आयन हेल्प इन डूइंग सो? इसने कहा सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब वही बात आ गई ना, जो अभी एक क्वेश्चन और दे रखा था कि हमने इसके अंदर क्या है, वेक्टर को डालना है, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें डालना है। इसके लिए जो ये होस्ट सेल है ना, इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमने कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम इस पर क्या कर सकते हैं, एक तो केमिकल मेथड है, केमिकल एक्शन ले सकते हैं। क्या केमिकल एक्शन है, कैल्शियम डाल देंगे। कैल्शियम डालते ही क्या है, इसके जो पोर्स होते हैं ना मेम्ब्रेन के, यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन के पोर्स है वो वाइड हो जाते हैं, वाइड हो जाएंगे, तो इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर सकता है। दूसरा तरीका इसका क्या है, इसको हम हॉट कोल्ड शॉक देंगे। क्या करेंगे, लगभग 41 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, इसको हीट करेंगे। उसके बाद एकदम से क्या है, आइस में डाल देंगे। उससे भी क्या इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तब भी क्या कर सकते हैं, हम इसको कंपिटेंट बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके आप इसमें एक्सप्लेन करके आओगे तो बहुत है, बहुत क्या पूरा ही है। नेक्स्ट इसके अंदर है स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन। बायोटेक्नोलॉजी में अब बिना वेक्टर के भी ट्रांसफर कर सकते हैं हम जीन को, जीन को ड्रिफ्ट करा के उसको जीन को जीन गन से हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है, गोल्ड जो है ना या टंगस्टन, इसकी क्या है, एक गन बनाते हैं, इसकी एक बुलेट बनाते हैं, बुलेट। उस बुलेट के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे एक बुलेट बनाई, इसके ऊपर रैप कर देते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने ऐड करना है, और फिर इसको फायर कर देते हैं, यहाँ पर ये चला जाएगा, इसके अंदर अपना डीएनए छोड़ देता है। तो इस तरह से बायोलिस्टिक गन से भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हमारी जीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड वेदर ई कोलाई बैक्टीरियम हैज ट्रांसफर और नॉट। अब देखो ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुआ है या नहीं, अब इसमें बताना हमने, जैसे हमारा ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर इस तरफ जो है ना एक एम्पीसिलिन का जीन लगा होता है, इस तरफ लगा होता है टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन का क्या है, सेंस रिसेप्टर लगे होते हैं, ये लगा लो। तो अब इसके अंदर अगर हमने जीन डाल दी, यहाँ पर जीन डाल दी, तो ये टेट्रासाइक एम्पीसिलिन कट जाएगा। अब एम्पीसिलिन से इसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एम्पीसिलिन का जो सेंसरी वो था, रिसेप्टर था, वो काट दिया हमने उसका। तो अगर हमने ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है या नहीं, डीएनए रिकम्बिनेंट हुआ है या नहीं, हमने अपना डीएनए डाला और इसको काट के उसने अपना डीएनए ऐड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हमारा डीएनए ऐड हो गया ऐसे, तो ये क्या है, रिकम्बिनेंट हो गया। पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इस पे एम्पीसिलिन डाल देंगे हम। अगर इस पे एम्पीसिलिन का एक्सेप्टर ही नहीं होगा तो इसको कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं होगा, इसका बिगड़ेगा नहीं कुछ भी। तो ये हमारी क्या है, ऐसे की ऐसी मिल जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, रिकम्बिनेंट होगी। वैसे ही इस तरफ अगर हमने डालना है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन को काट कर जीन, हमने कोई एंडोन्यूक्लियस ऐसा था जो टेट्रासाइक्लिन का जीन काट कर हमारी जीन को ऐड करके आया है, तो इसको हम टेट्रासाइक्लिन में डाल देंगे। एंटीबायोटिक्स होते हैं ये, एंटीबॉडी होती है, तो इसका यहाँ पर कोई रिसेप्टर नहीं होगा, तो टेट्रासाइक्लिन से इसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। जिस भी ई कोलाई के अंदर हमारा डीएनए ऐड नहीं हुआ होगा, रिकम्बिनेंट नहीं हुआ होगा, उसको तो ये मार देगा टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन। अगर ऐड हो रहा है तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स का कॉन्सेप्ट है ये। व्हाट डज द एम्पीसिलिन रेजिस्ट जीन इन एक्ट अबोकेस, इस अबोकेस में एम्पीसिलिन ने क्या किया है, ये जो हमारा रिकम्बिनेंट जो डीएनए था, रिकम्बिनेंट डीएनए था, उसको चेक करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज किया गया था। एम्पीसिलिन क्या है, एज सिलेक्टेबल एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज किया जाता है इस एक्टिविटी में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
आज का हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर। ऐसे ही कल फिर हम एक और लेकर आने वाले हैं, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, 100% की हमारी गारंटी। जिस दिन आपका एग्जाम हो ना, उस दिन बता देना इससे बाहर कुछ आया है या नहीं, 100% की गारंटी है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ, कल से नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।